तो उन्होंने ऐसे ब्लास्ट से मुझे डांटा। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी क्योंकि यूनिट पूरा देख रहा है, सब देख रहे हो, इतनी ज़ोर से डांटा गया। आर यू मैड? ये सेम सीन है, मैं सुबह से कर रहा हूँ, सेट टूट रहा है। मैंने उनके साथ काम किया है, घर हो तो ऐसा। मैं इतने अच्छे एक्टर और पैर रख रही हूँ। अमेरिका में है सुभाष घई सामने, क्या उनकी पिक्चर बन चुकी थी 75%। गेटअप मुझे इसलिए मिला कि थैंक्स टू डिम्पल जी। जीवित हैं तब हम मिलते नहीं, जब खो देते हैं तो तब एहसास होता है। तो जैकी जी को भी अभी मिली थी तो उन्होंने सोनिका नहीं बोला, विविया। अनिल एंड सतीश कौशिक जी एंड अनुपम खेर वॉज वेरी गुड फ्रेंड्स। So today we have the very glamorous, the very popular, the very beautiful and versatile and talented Sonika Gill. तो सोनिका जी, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि आप 7वीं बार फाइनली आपकी शादी हो गई और ये एक अरेंज मैरिज सेटअप था? सॉर्ट ऑफ अरेंज मैरिज सेटअप था। तो लव मैरिज नहीं कह सकते। लेकिन आप जैसे कह रही हैं कि आप उनकी दूसरी पत्नी है मितेश जी की, तो अरेंज मैरिज में बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरह का सेटअप। लव मैरिज में कहीं ना कहीं लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ऐसा क्या था कि आपने मितेश जी के लिए हामी भर दी शादी के लिए, जानते हुए कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं, डिवोर्स भी नहीं किया है, ना अपनी बीवी से सेपरेशन लिया है। तो फिर कहीं ना कहीं एक लव का एंगल दिख रहा है मितेश जी की तरफ से आपके लिए। अरेंज मैरिज वो दोबारा क्यों करेंगे? तो इस गुत्थी को सुलझाइए ज़रा। जी ज़रूर। ये लव मैरिज भी नहीं थी, अरेंज भी नहीं थी। मुझे लगता है कि ये कुछ किस्मत का फेर था, क्योंकि जब मुझे पता चला, और ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, जब बात हुई तो बोले मेरी शादी हो चुकी, मेरे 2 बेटे हैं और मेरी वाइफ से मेरा बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। तो ये सुनने के बाद दिमाग से निकल भी गया कि शादी करनी है, वो तो चैप्टर क्लोज। से ऑलरेडी हैप्पी है, बच्चे हैं, तो वैसे ही दिमाग में नहीं आता है, तो वो ख्याल भी नहीं था, बिल्कुल निकल गया। पर इनसे मुझे किसी ने मिलाया भी नहीं है कि कोई वो बने। हम एक मूवी के ज़रिए में, ही वॉज प्रोड्यूसिंग अ मूवी विद समवन, तो मुझे उस सिलसिले में मेरी बात हुई। तो दोस्ती, मैंने कहा नहीं, दोस्ती के लिए टाइम ही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे रूड सी बोली। तो कुछ दिनों बाद जब से नंबर था, कुछ था, तो मैं शूटिंग पे भी थी, या मेरी मम्मा का भी, तो मैं बड़ी अपसेट सी रहती थी। तो मैंने डीपी, जो रियलिटी, जो सच्चाई बता रही हूँ आपको, डीपी देखी। तो वैसे ही बैठी हुई थी सोफे पे, चाय पी रही थी, तो सडनली देखा इनका कि यार मैंने इनके साथ रूड क्यों बोला, ये लुकिंग वेरी डिसेंट पर्सन, शादी है, सब है, ऑनेस्टली इतना अच्छे से बोल दिया उन्होंने, ही मस्ट बी अ गुड पर्सन, कि जिसने इतना ऑनेस्टली, नहीं तो लोग अगर किसी हीरोइन से दोस्ती करनी तो झूठ बोल देते हैं ज़्यादातर, जो होता है कि मेरी बीवी से नहीं बनती, मेरा ये है, बट इन्होंने तो बहुत ऑनेस्टी से किया। तो मुझे लगता है मैंने कहीं गलत अच्छे से बात नहीं की, मुझे अच्छे से बात करनी चाहिए। तो मैंने हेलो करके भेजा, तो उन्होंने फट से हेलो का जवाब दिया, और जवाब दिया तो मैं एक्चुअली उस टाइम बड़ी अपसेट थी बिकॉज ऑफ माई मम्मा की वजह से। तो ये जब मिले मुझे, तो मैं घर से भी बड़ी परेशान थी, मेरी फैमिली से, मेरी सिस्टर से बहुत परेशान थी मैं, तो रोती बहुत ज़्यादा रहती थी मैं। तो जब ये मिले तो थोड़ा, ये बहुत गॉड लविंग पर्सन है, बहुत बिलीविंग है, उनको गॉड पे बहुत बिलीव करते हैं जी। तो जब ये मिले और किसी से मतलब कि बात करना कैसे आपको जैसे अच्छा लगता है, कुछ अच्छी कोई चीज़ इन्होंने, तो मुझे एक बड़ा मॉरल सपोर्ट सा मिला। और मेरी मम्मा की डेथ हुई थी, जो सबसे बड़ी सच्चाई है कि मेरे घर पे जब मम्मा चली गई तो कोई भी कभी भी आके बेल मार देते थे। अच्छा। रात के 12 बजे भी आए, बेल मार दी। मैंने कहा मम्मा के टाइम कोई नहीं है। मेरे दोस्त लोग ही, नाम नहीं लूँगी, जिनको मैं जानती हूँ, पर उनकी सोच थी कि तू अकेली है ना, इसलिए हमने सोचा चलो तुझे पूछते हुए जाते हैं। तो एक वो बड़ा फियर सा मेरे में आ गया कि पहले कोई नहीं आता था, अभी मम्मा गई तो सब आने लग गए एकदम से। तो क्या ये वाकई ये जो आते थे आपकी मम्मा के देहांत के बाद, क्या ये रियल कंसर्न में आते थे या फिर ये सोचते थे आप इजी कैच हैं? हो सकता है, अब ये उनके मन की बात मैं कैसे जानूं, पर ऐसा होने लग गया। हाँ। तो कोई भी कभी भी आके बेल मार दी, और मैं वो उसमें कैमरा फ़ोन में होता था ना, देखते थे कौन है बाहर, तो खुलती नहीं थी डर के मार कि रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे कौन आता है। अब दोस्त है, मुंह पे आप इंसल्ट भी नहीं कर सकते हो कि सीधा बोल दो नहीं आप क्यों आए, ऐसा नेचर नहीं है कि आप बोल दो किसी को। मोस्टली लोगों का इंटेंशन कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो
तो ये जब मुझे मिले, ही इज़ वेरी, दारू नहीं पीते, नॉनवेज नहीं खाते और बड़े धार्मिक और बड़े गॉड लविंग पर्सन बोलूँगी मैं, गॉड फेयरिंग नहीं बोल सकती, गॉड लविंग पर्सन। तो इन्होंने मुझे ऐसे अच्छे से, मुझे इनकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी आई। तो शादी का कोई ध्यान में नहीं था। मैंने उनको एक ऑफ़र दी कि बी माई बॉयफ्रेंड, ताकि ये लोग सब हट जाए कि मेरे आप बॉयफ्रेंड बन जाओ। तो जब एक बॉयफ्रेंड रख दो सामने तो बाकी सब शांत हो जाते हैं ना, कि नहीं अभी है तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। वो मैंने इनको एक ऑफ़र दिया, तो अपने बचाव के लिए कहीं हाँ, ना कहीं मैंने इनको ये ऑफ़र दिया। तो इन्होंने आगे मुझे जवाब दिया, नहीं नहीं मैं ये गलत नहीं करूँगा किसी भी लड़की के साथ। या वो नया नया बड़ा अच्छा लगता है पर बाद में बड़ा मैसअप होता है। तो बोलते मैं आपके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा, मैं आपकी शादी करवाऊंगा, आप बहुत अच्छी लड़की हैं, मैं ढूंढूंगा। उन्होंने किसी बिल्डर से बात भी की थी, कोई कांदीवली के थे जी। तो उनकी वाइफ की ऐसे डेथ हुई, तो उनसे बात भी कर रखी थी कि सोनिका गिल मेरी फ्रेंड हैं आप। तो उन्होंने बोला हाँ, तो बात भी कर रखी थी, कुछ मिलाने वाले थे कुछ ऐसा। और सडनली मुझे बोला कि नहीं मैं आपसे शादी करूँगा। मितेश जी ने बोला हाँ, शादी। और आप मान भी गई? क्योंकि मुझे भी वो अच्छे लगने लग गए, उनकी बातों से एक मॉरल सपोर्ट जो मिल रहा था। बट उनकी एक बात मुझे बहुत वो हो गई कि नहीं मैं ऐसे बॉयफ्रेंड नहीं बनूंगा, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बॉयफ्रेंड आज के वक्त को सुधारने के लिए बन जाऊं और कल को ये चीज़ बड़ी मैसअप हो जाए। अगर मैंने किया तो मैं आपको पूरी इज्जत दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। काफ़ी स्टैंड लिया मैं आपको रिस्पेक्ट दिलाऊंगा सोसाइटी में कि आप बाकायदा, हाँ मैं मेरी वाइफ को जानता हूँ, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, क्योंकि 22 साल से उनके साथ है तो एक दूसरे की नेचर भी पता होती है। शी इज़ वेरी स्वीट। वो उसको मनाने में मुझे टाइम लगेगा, मैं उनको मना लूँगा। वो मान गई, वो मना लूँगा। तो मैंने एक्सेप्ट किया कि इनसे अच्छा मुझे लगता नहीं कोई इंसान मुझे मिले जो इतने ऑनेस्ट है। अगर ये बात ये कह रहे हैं, और मुझे तोड़ना नहीं था, क्योंकि मेरी भी माँ की मुझे शिक्षा थी कि किसी का घर तोड़ के आप अपना नहीं बना सकते हो, किसी का जोड़ के बनाओगे तो आपका भी जुड़ा रहेगा। तो मेरे भी मन में ये नहीं था कि मैं उनको ऐसा, वो भी बेटी है किसी की और मैं उसका घर तोड़ के, मेरे क्या गारंटी है मेरा भी कल टूटेगा नहीं जी। तो मेरी भी इच्छा नहीं थी कि मैं उनको बोलूँ कि नहीं। बोल रहे, मैंने कहा मान जाएंगी? वो बोलता हाँ मान जाएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने रिस्क लिया कि नहीं मैं मनाऊंगी। तो लगा टाइम, उसके बीच में मेरी शादी हुई और विद इन 1 मंथ उनके पार्टनर से उनका झगड़ा हो गया और उसने केस कर दिया उनके ऊपर। ये मेरी तुरंत शादी के बाद ऐसा हुआ एक्सीडेंट जी। तो उनका पार्टनर था जिनसे उनको लेने बनते थे, आपके हस्बैंड के जो बिजनेस पार्टनर थे, उनसे उनकी आपसी मैं अच्छे से जानती थी, शूटिंग पे भी आके मिलते थे, दोनों का खाना पीना एक साथ था, एक अच्छी दोस्ती थी उनकी। और वो एक जब कभी थोड़ा आपस में कुछ बिजनेस में होता है तो तू मैं हो जाती है, तो वो तू मैं हुई होगी उनकी आपस में। और उसने उसका बदला लेने के लिए इनसे झूठा इनके ऊपर ये ज्वेलरी का केस डाल दिया, क्योंकि इनके चेक्स वेक्स सब इनके ऑफिस में होते थे। तो वो उठाए और डाल दिया और झूठा केस इनके ऊपर डाल दिया जी। ये केस बहुत फेमस केस है, क्योंकि ये फेमस हुआ क्योंकि जो हमारी मीडिया है वो आधी बात सुनती है, आधी सुनती नहीं है, क्योंकि आप आती नहीं है मीडिया के सामने ना। आज आप आई हैं तो उस टाइम तो यही था कि ये हो गया वो हो गया, मीडिया के सामने मैं आज आई हूँ। मैंने कहा थोड़ा चलो वापस डिस्टेंस बना लो। वो डिस्टेंस बनाया, लेकिन झूठे केस में इनको डाल दिया। पार्टनर से जो उनका केस हुआ, उस केस के होने का अच्छा फल ये मिला कि हमारी फैमिली जुड़ गई, क्योंकि मैं सब में डिस्क्लोज हो गई जी। केस हुआ, पेपरों में आ गया। पेपरों में आ गया तो उनकी फैमिली को पता चल गया। ये भी कहा गया था कि वर्सोवा के महारा के फ्लैट में, फ्लैट में ऐसा हुआ थे वॉशरूम में। नहीं, पुलिस आई, मुझे लगा चली जाएगी, क्योंकि मुझे थोड़े एक्सपीरियंस बीइंग है, मेरे पापा पुलिस ऑफिसर थे पंजाब में किसी ज़माने में। तो मैं ब्लड तो उन्हीं का, तो मैं डरी नहीं ऐसा। तो मुझे लगा छोटी मोटी चीज़ है, चले जाएंगे। तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला,
बस ये मेरी मिस्टेक थी, उन्होंने बोला दरवाज़ा नहीं खोला आपने। और उसने वो केस उनके ऊपर जो झूठा किया, जो चला, वो रीज़न से मेरी फैमिली नाराज़ हुई कि ऐसा है, ऐसे कैसे हो सकता है। उनकी फैमिली में डिस्क्लोज़ हो गया कि इससे शादी कर ली है। तो वो पता चल गया सबको, चाचा जी थे, उनके भाई थे, सबको पता, पहले जो पता नहीं था। तो एक ओपन हो गया, ये बेनिफिट हो गया उसका कि मैं सब में ओपन हो गई। और ओपन होने के बाद फिर जो वाइफ थी उनकी एक रिलेशन में थे, उनके कज़न लगते थे, उन्होंने बोला कि नहीं, ये लड़की के कुछ अच्छे नक्षत्र लग रहे हैं कि ये मितेश रुगानी की कुंडली में लिखा कि इनकी 2 शादियां हैं, तो आप इसको अपना लोगे तो सुखी रहेंगे, कल को अगर आप ठुकराते हो तो कोई और आएगी तो हो सकता है क्या हो। तो ये रीज़न से मेरी सासू माँ और मेरी ये इनकी पहली वाइफ मेरी सिस्टर जो है, जिनको मैं अभी बहुत प्यार करती हूँ, कि उन्होंने मुझे माता के सामने अपनाया कि मेरी आजीवन मेरी बड़ी बहन होगी। और वहाँ पे हमारा जो मिलन हुआ, और उसके बाद मेरा बेटा है जिसने हमें टुगेदर किया, मेरा बड़ा बेटा सबसे पहले उसने कदम उठाया, मेरे पास आया। वो छोटा था तो मेरी शूटिंग पे आ रहा था शादी से पहले। अच्छा। तो मेरे साथ थोड़ा घुल मिल गया था जी। छोटा था, शूटिंग पे आता था मिलने के लिए, तब ऐसा कोई विचार नहीं था शादी का, पर मेरी दोस्ती हो गई थी उससे। पर वो थोड़ा बड़ा तो उसने पहले स्टेप उठाया, वो मेरे पास आया। उसने मुझे, मेरे बड़े बेटे का बड़ा हाथ है हमको टुगेदरनेस में करने में। और आज हमारे घर पे ऐसा माहौल है कि मेरे बच्चों को पता नहीं कि कौन सी हम 2 माएँ हैं हमारी। ब्लेस्ड है, वो यही बोलते कि हमारी 2 मम्मा हैं, सोनी मम्मा, किंजल मम्मा। तो हम सब साथ में रहते हैं, जो आम सब लोगों के लिए या ऑडियंस के लिए ये बड़ा एक, वो साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, बड़ा एक सरप्राइजिंग ऐसा होता है। एक्सेप्ट नहीं, दुनिया नहीं करती, पर हमने तो इतने प्यार से एक्सेप्ट किया एक दूसरे को कि आज मेरे अगर हस्बैंड बोलते हैं ना कि अगर तुम लोगों को अलग अलग रहना है तो मैंने एक ऊपर फ्लैट लिया या एक नीचे, तुम दोनों ऊपर अलग अलग रह सकती हो। तो पहले किंजल नाम है उसको बुलाया, तो बोली नहीं, मुझे सोनी के साथ ही रहना है। शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत इनोसेंट है, मैं तो सोनी के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो नहीं, मुझे अलग से नहीं रहना, चलेगी बोल के। फिर मुझे बुलाया कि ऐसे ऐसे करके 2 घर ले रहा हूँ, तो अगर किचन अलग करना है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो बहन भाइयों में भी होती है, तो हम में भी हुई होगी, उन्होंने कहीं सोचा ऐसा। तो मैंने कहा नहीं, 2 नहीं, आप 3 फ्लोर लो, पर मैं बीच में से तोड़ दूंगी उसको। हम रहेंगे साथ में, हम लड़ेंगे भी साथ में, हम प्यार भी साथ में करेंगे, लेकिन अलग नहीं होना है। ये अलग का कॉन्सेप्ट तो हमने फाड़ के समुंदर में फेंक दिया, जहाँ किसी को कुछ मिले ही नहीं। तो मेरी सोच ऐसी भी है कि हर वुमन से, ऐसा नहीं मैं आपसे कि मैं खुद एक वुमन हूँ, मैं नफ़रत कैसे कर सकती हूँ? जो लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि एक वुमन से नफ़रत कैसे कर सकती है? बिकॉज वो खुद वुमन है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप से कर रही है, वो उससे नहीं कर रही है। अगर मैं अपने आप से नफ़रत करती हूँ तो मैं सामने किसी से नफ़रत करूँगी। तो ये पहले जो अपने अंदर का ये चीज़ है ना, नफ़रत का जो बीज है, वो हम खुद में बोते हैं, फिर हमारे सामने निकलता है। तो हमें वो ही उसको पैदा नहीं होने देना चाहिए। तो आपको हर औरत अच्छी लगेगी। तो मैं हर वुमन से बड़ी कंफर्टेबल हो जाती हूँ, बिकॉज आई एम अ वुमन एंड आई लव अ वुमन एज अ वुमन। क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ, मैं खुद भी एक औरत अभी हूँ, या मैं खुद भी एक मम्मा हूँ। औरत हर रूप लेती है, बहन भी बनती है, वाइफ भी बन जाती है, दोस्त भी बन जाती है, मदर भी वही होती है। तो कितने रूप लेती है। कहाँ जहाँ एक शादी का आ जाता है कि वो एक हो सकता है किसी के भाग्य में 2 शादी हुई, वहाँ नफ़रत क्यों? सोनिका जी, आपसे बात करके आज ऐसा लग रहा है कि मैं एक नई सोनिका गिल से बात कर रही हूँ। आपका इमेज जो है बहुत ख़राब या नेगेटिव कोनोटेशन आपके इमेज के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम गूगल पे या कहीं भी ऑनलाइन देखते हैं तो आपके बारे में पॉजिटिविटी शायद कम है, नेगेटिविटी भरपूर मात्रा में है। लेकिन आज जिस सोनिका गिल से मैं बात कर रही हूँ बहुत अलग है, मतलब नेगेटिविटी शायद आपके आसपास है ही नहीं। तो ये जो इमेज आपकी ख़राब करने वाले लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? लव यू ऑल। मैं सबको प्यार भेज रही हूँ, जितने भी मेरे लिए नेगेटिव बोलते, बिकॉज वो नहीं बोलेंगे तो मैं चर्चा में कैसे आऊँगी?
मेरा चर्चा में आने का मकसद ही क्योंकि नेगेटिव बोलते हैं तो बोलते हैं कि एक पंजाबी में करो निंदा मुझे निंदा प्यारी है। जब आप किसी की निंदा या किसी के लिए नेगेटिव बोलते हो ना, वो सामने वाले का उतना ही अच्छा हो रहा है। वो जो उल्टी उसकी जो चीज़ें खराब होनी होगी वो नेगेटिव बोलने वाला अपने ऊपर ले जाता है। मैं उनको बड़ी ब्लेसिंग्स देती हूँ, मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरे को कभी कुछ नहीं, मैं तो ब्लेसिंग्स भेजती हूँ। और मेरी अगर आपको मेरे से कोई गुस्सा है या क्योंकि मैं पर्सनल तो कभी किसी से लड़ी नहीं झगड़ी नहीं, तो मेरी इमेज देख के अगर आइडिया लगा लेते हैं या कुछ ख़राब बोलते हैं, पर मेरे लिए वो अच्छा होता है, मैं इतना जानती हूँ। तो मेरे जितने भी निंदक लोग हैं, मेरा उनको प्यार है, मैं तो उनको प्यार भेजती हूँ और सलाम भेजती हूँ, और जितना हो सके आगे भी प्यार भेजती रहूँगी, क्योंकि पता नहीं वो अनजाने में मेरे लिए अच्छा कर रहा है। क्या बात है। सो अब आपकी नेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अब ये तो साफ कह दिया है आपने कि आपको गुस्सा नहीं आता, आप बहुत व्यवहारिक हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत हंसमुख हैं, तो बहुत अच्छा नेचर है आपका। Okay, on that note, now we are moving on to our next segment, which is controversies which made headlines. पहला कंट्रोवर्सी ये है कि आप जब अपनी आइकॉनिक फिल्म राम लखन के सेट पर जब शूट कर रही थी, या फिर राम लखन की शूटिंग हो गई थी, उसकी रैप अप पार्टी थी, उस दौरान ये कंट्रोवर्सी निकल कर आई है कि सुभाष घई जो है उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा ये कहा था कि आप पंक्चुअल नहीं हैं, अनप्रोफेशनल हैं। उनकी बातों से आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है, सब कहते थे आप में गुस्सा बहुत है, या कहीं ना कहीं आपका कुछ ईगो या एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ऐसा कहा जाता था। इस वजह से जो है आप सुभाष घई पे बहुत नाराज़गी जताएं, लेकिन गुस्सा सामने से नहीं जता पा रही थी, तो आप अपने मेकअप रूम में जाकर अपने नस को काट लेती हैं, रिस्ट को स्लिट कर लेती हैं, गुस्से पर काबू नहीं कर पाई आप। तो ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा पूरा नेट फ्लडेड है इस कंट्रोवर्सी से। नहीं, पता नहीं कौन से मेरे प्यारे लविंग दोस्त हैं जिन्होंने ये निकाला है, और उनको किसने बोला है मुझे नहीं पता है। मेरे तो कोई कलाई वलाई देख लीजिए, कोई कुछ कहीं कटा वटा नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक किस्सा ऐसा ज़रूर हुआ था कि राम लखन के टाइम जब मैं वो सीढ़ियों से उतरती हूँ, वो 1 महीना पहले लिया था, और उसके फ़ौरन बाद जब मैं लौटती हूँ तो वो सीन उससे कनेक्टेड था, लेकिन मैंने उसमें ज्वेलरी चेंज कर दी थी। ओके। उससे मुझे बहुत डांट पड़ी थी। ये फिल्मालय स्टूडियो में सेट लगा हुआ था, और जब वो सुबह में सीन हुआ, शाम को जब बोले कि सुभाष जी बोले वो तुम्हें याद है कि तुम वहाँ से निकलती हो और तुम ये आती, जब मुझे समझा रहे थे, मैंने कहा नहीं ये सीन कौन सा है? सुभाष जी बोलते ये वही सीन है जो तुम वहाँ से निकलती। मैंने कहा नहीं, उसमें ज्वेलरी अलग थी, इसमें अलग है। हाँ। तो उन्होंने ऐसे ब्लास्ट से मुझे डांटा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आर यू मैड, ये सेम सीन है, मैं सुबह से कर रहा हूँ, सेट टूट रहा है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? किसने तुम्हें बोला कि सीन चेंज है? ये सीन वही है। जैसे उन्होंने डांटना शुरू किया तो मेरा एकदम रोना धोना चालू थोड़ा सा शुरू हुआ। तो अमरीश पुरी जी मेरे बाजू में थे, मुझे बोलते बेटा जो सच है वो बोल दे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बोला था कि ये सीन अलग है, तो मैंने ज्वेलरी चेंज की। उसमें गोल्डन थी और इसमें सडनली ब्लैक आई, आज भी है, बट उन्होंने कैसे किया वो जानते हैं। उससे मुझे बहुत डांट पड़ी थी, और जब उन्होंने बोला तो मैंने जब पीछे मुड़ के बोले किसने तुम्हें बोला कि ये सीन अलग है या तुम ये पहन सकती हो, कौन है, जल्दी बताओ अभी, राइट नाउ। तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो 4-5 असिस्टेंट थे, उसमें से एक मेरे नाम नहीं लूँगी गुरुजी के बेटे थे जो असिस्टेंट थे। मैंने कहा यार ये तो गुस्से में है और ये अभी इसको निकाल देंगे नौकरी से, मैं तो डांट खा ही रही हूँ, ये भी नौकरी से निकल गया, यहाँ गुस्से में उसको भी डांट देंगे। तो मैंने पीछे धीरे धीरे ऐसे मुड़ के मैंने कहा सॉरी सुभाष जी, मुझे नाम याद नहीं है किसने बोला। अब महारानी को नाम याद नहीं है, ये और भड़के वो और गुस्सा निकाला। फाइनली फिर मेरे लेंस वेंस लगा हुआ था, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा रोना ज़ोर से हो गया। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी क्योंकि यूनिट पूरा देख रहा है, सब देख रहे हो, इतनी ज़ोर से डांटा गया। तो ये देन ही सेड पैकअप बोला। तो मेरी सिद्कियाँ ज़्यादा हुई तो मैं ऊपर गई अपने रूम में, और सलवार कमीज जैसे होता है ना, सूट हमारे पंजाबी जो गेटअप से होता है, मैंने उल्टा ही पहन लिया
और उसके बीच में उनका ड्राइवर आया जो बाबू होता था सुभाष जी का, उसने बोला आपको सुभाष जी ने अनिल कपूर के घर में खाने पे बुलाया। मैं कहा अभी तो बहुत लेट है और मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं बोलते नहीं, मैंने कहा मेरे पास गाड़ी भी मेरी नहीं है। गाड़ी थी, मैंने झूठ बोला कि मुझे लगा अभी कोई कसर और बाकी रही और डांटने के लिए बुलाया। तो मैंने कहा नहीं मेरे पास गाड़ी में। बोलते वो अपनी गाड़ी छोड़ के गए, वो अनिल सर के साथ में गए, अपनी गाड़ी छोड़ के गए कि मैडम को लेके आओ। तो मैंने कहा अरे बाप रे, मेरा तो और सुख किया अभी पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। तो जैसे ही मैं उनके जू पे घर पे अनिल जी के घर पे गए तो अनिल जी ने दरवाज़ा खोला और बोले सुभाष जी शी स्टिल क्राइंग, अभी भी रो रही है, सब काला मेकअप सब बुरे सिसकिया लेके कि पता नहीं क्या। तो देन सुभाष जी वॉज टोटली डिफरेंट। बेटा तेरी माँ तुझे डांटती तो तू ऐसे रोती, उन्होंने तो उल्टा मुझे प्यार से खाना खिलाया। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये तो एकदम बदल गए। पहले तो गुस्से में थे, सुभाष जी गुस्से में थे बहुत। तो मुझे हाथों से खाना खिलाया एंड मुझे और राखी जी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। राखी जी सबसे बड़ी थी और मैं सबसे छोटी थी जी, राम लखन में। हाँ। ये ट्रीटमेंट हम दोनों को मिलता था। बाकी सबको तो अनिल बोलता था मैंने जितनी डांट खाई है तो तूने खाई होती तो तू तो पता नहीं क्या होती। बड़े समझाने लग गए, प्यार से खाना बना खिलाया। मुझे बोलते हैं अगर इसको ये नहीं मैंने खाना बुलाया होता ना तो सुबह में ये रो के मुंह इतना बड़ा कर देती सूजा के, तो मेरी शूटिंग्स कल भी नहीं होनी थी। तो बोलते इसलिए इसको कंफर्टेबल किया, प्यार से सुझा के। पर मेरी नेचर है, मुझे अगर कोई प्यार से बहुत अच्छे से पेश आते तो मैं बड़ी एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ। वो शायद सुभाष जी को पता था ये नेचर का। और अगर गुस्से और उसमें तो रात भर फिर सोचते रोना धोना फिर वो लगा रहता। अच्छा हुआ कि आप डिनर पे गई। हाँ, तो गई मैं, तो एकदम मेरे लिए तो ये किस्सा हुआ था। डांट पड़ी थी पर वो जाने तक का था। ऊपर गई वो, वहाँ तक उन्होंने आइडिया ले लिया कि मेरा वो गाड़ी में बैठी तो शायद कुछ काट पीट लिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये मिर्च मसाला किसने लगाया है, ये नस काटने वाली बात किसने बोली है? पूछिए जिन्होंने ये छापा है, अपना ही कोई प्यारा आपके नहीं, हम लोग तो बिल्कुल नहीं। मीडिया का कौन है मेरा जो बेचारा वेल विशर है, जो मेरे लिए इतना अच्छा लिखा, मैंने काट लिया पीट लिया। वो तो उनको ही पता है कि उनके माइंड में कहाँ से आया, किसने डाला। पर मेरा कुछ कटा पुटा नहीं है और मैं तो ऐसी हूँ कि मैं कटने बटने वालों में काटने वालों में से हैं। सो ऑन दैट नोट अब सारे जो है मीडिया वालों से दरख्वास्त है कि इन्होंने अपनी ज़ुबान से इस कंट्रोवर्सी को खारिज कर दिया है पूरी तरह से कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। सो आई थिंक आप लोग को चेंजेस करने चाहिए और आर्टिकल्स हटाकर अब ये पॉइंट डालना चाहिए। मुझे बोला गया था कि आप उनको बुलाइए। जैसे एक कंट्रोवर्सी एक और आई थी हमारे मीडिया में, किसी ने मैं जब दुबई से आई थी तो छाप दिया था कि मेरा कुछ कनेक्शन, तो मुझे बोला गया था मेरे उसमें कि नहीं सोनिका इनको बुला के ज़रा समझाइए कि ऐसा कुछ था नहीं, तेरा तो कोई दूर दूर से लेना देना नहीं है। जी। तो मैंने उनको बुलाया था, फिर उन्होंने सॉरी का नोटिस डाला भी था कि ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। पर इस मैटर में मैंने ही इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने कहा छापने दो ठीक है, जो छाप रहे एटलीस्ट मेरा नाम तो कहीं ना कहीं चल रहा है। मैं दूर हूँ सबसे, मैं सामने नहीं आ रही हूँ, बट इस नाते मुझे याद तो किया जा रहा है कि सोनिका गिल कहाँ है। अब लोगों को लालसा होगी उसको ढूंढो देखो, तो इसलिए मैं चुप रही जी। मेरे को गुस्सा आया भी नहीं क्योंकि मैं पहले से यूज्ड टू इट। जब मैं दुबई वाला किस्सा जो आप बता रही ना, मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि आपने इसका जिक्र किया अभी तो मैं कह दूं कि अभी भी 2-3 पोर्टल्स पे ऑनलाइन अगर चेक करें तो वेबसाइट्स पे ये है कि आप दुबई जो है बतौर स्कॉट जो है वहाँ काम कर रही थी और कुछ ऐसी नेगेटिव बातें आपके बारे में कही गई थी। अगेन माई वेल विशेस, थैंक यू। पर ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे राजन सिप्पी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, कल्पना अय्यर फिल्म इंडस्ट्री से हैं। एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट था वहाँ पे जो बॉलीवुड के गानों पे अच्छी परफॉर्मेंस होती थी जिसको हम मैनेज कर रहे थे। ओके वो मैनेज हम तीनों एक्टर थे क्योंकि वो भी हीरो रहे हैं। कल्पना जी फिल्म इंडस्ट्री में 200 से ज़्यादा फिल्में कर चुकी हैं। वो कितनी फेमस है, वो थी और मैं थी। तो हम तीनों ने मिलके एक कॉन्सेप्ट था जो बहुत अच्छा चला। वहाँ पे जैकी जी आए, सब लोग आए वहाँ पे। तो उस चीज़ को लेकिन देखा नहीं, फिर वापस देखा नहीं और कुछ भी उसका छाप दिया। अगेन मैं किसी से कोई गुस्से में नहीं हूँ, किसी से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे प्रेस बड़ी प्यारी है, आप छापो जो आपको छापना है, आई डोंट माइंड। काफ़ी जिंदा दिली से आप जीती हैं अपनी ज़िंदगी को। गुस्से का भी बहुत जिक्र हुआ है
हालांकि हमने डिस्कस किया है अभी, लेकिन गुस्सा कहीं ना कहीं आपको बहुत आता है, काफ़ी ईगो है, ऐसा कुछ भी बहुत लिखा गया है। आपको लगा अभी तक? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। मुझे लग रहा है जो भी अब तक लोगों ने छापा है आप उसके बिल्कुल विपरीत हैं, ऑपोजिट, टोटली। व्हाट अ लवली पर्सनैलिटी एंड पर्सोना यू कैरी एंड द एनर्जी। ऑलवेज मैं ऐसे ही हूँ, और गुस्सा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई इतना गुस्सा आता, पर कभी अगर साल में 1-2 साल आया तो मैं अपने आप को डैमेज करती हूँ, किसी और को नहीं करती हूँ। आता है, पर मेरे काम इज़ माई पूजा, उस पर तो कभी नहीं निकलेगा। मैं कभी फैमिली से या उसमें कभी गुस्सा की हूँ तो मैं क्या करूँगी, चीज़ें तोड़ दूँगी, टीवी तोड़ दूँगी, सोफे तोड़ दूँगी, वो गुस्सा है मेरा। या मैं अपने आप को डैमेज करूँगी, वैसा मुझे आता है। पर वो साल या 2 साल या 3 साल में एक बार, नॉट एवरी डे। वैसा मेरा नेचर नहीं है कि मैं गुस्सा करूँ। मैं अगर बहुत गुस्सा कर रही तो मेरी शक्ल ऐसी नहीं होती, गंदी सी, अजीब सी। नो, आई एम हैप्पी एकदम। एंड टिल टुडे मैंने आज तक कभी फेस पे फेशियल नहीं किया है, मैंने अपने आईब्रोज नहीं कभी बनाए हैं। मैं नेचुरल पे बिलीव करती हूँ कि जो नेचुरलिटी गॉड हैज़ गिवन यू, बी ऑन दैट। मैंने कभी वो सब नहीं किया है। ड्रिंक का मुझे टेस्ट नहीं पता है कि क्या है टिल टुडे। मुझे सब पूछते हैं कि तेरी ये इतने अच्छे होने का रीज़न क्या है, क्या राज है। तो मैं यही बताती हूँ कि मुझे काफ़ी चीज़ों से मैं दूर हूँ जो अच्छी नहीं होती हैं। ड्रिंक है, ये है, वे सब मैंने आज तक भी टेस्ट नहीं मुझे पता विस्की का टेस्ट क्या होता है, मुझे नहीं पता टिल टुडे। काफ़ी लोग बहुत शॉक्ड होंगे इंटरव्यू के बाद, सब शॉक्ड होने वाले हैं। ये सच है, वो ही एक राज है कि हमने एक अच्छी, जो परमात्मा ने आपको दिया है आप उसमें जियो। तो देखो, आपको कभी भी, आप ऑलवेज यंग फील करोगे। जो टाइम आपके ऊपर आया है उसमें भी आप ब्यूटीफुल लगोगे। क्या बात। आप उस एज में ब्यूटीफुल रहोगे जब आप उसके साथ जीते हो। हम लोग जीना छोड़ देते हैं। हम लोग जवानी में तो एक्सेप्ट कर लिया, बचपन में एक्सेप्ट कर लिया, थोड़ी सी एज हुई तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम कैसे ऐसे हो सकते हैं? वो चीज़ आपके फेस पे आ जाती है, वो ही आपका सब ख़त्म कर देती, क्योंकि आप वो नेगेटिव उसमें चले गए। मैं बोलती हूँ जिसमें भी मैं हूँ, मैं आज भी बहुत अच्छी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। क्योंकि यही भी चीज़ मुझे सुभाष जी ने सिखाई थी। जब मैं रोल कर रही थी तो मेरे में जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मुझे बोलते कि तुम ऐसा फील करो कि यू आर द बेस्ट, तुमसे बेस्ट कोई नहीं है। तो वो एटीट्यूड मुझे चाहिए। राम लखन में वो चाहिए था कि वो एटीट्यूड जो नल या ऐसे करके तो नहीं आता था। तो मुझे उन्होंने ये मेरे दिमाग में कि यू आर द बेस्ट, ये यहाँ पे बांध दो सोच के। तो वो आज तक मेरे काम कर रहा है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, जो भी एज में हूँ आई एम द बेस्ट। तो वो एक एनर्जी है जो आपको खुद को इम्प्रूव कर देती है। आपको ये झूठे पार्लर वालर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ते हैं अपनी तीसरी कंट्रोवर्सी पे। मड आइलैंड का भी कोई किस्सा है, एक कंट्रोवर्सी है जिसके बारे में आप विस्तार से हमें बताइए। जी, उस टाइम जैसे इतना वो नहीं था। मड आइलैंड एक जैसे खाली खाली सा रहता था। तो हम लोग कहीं फैमिली के साथ, मेरी सिस्टर्स कनाडा में थी तो वहाँ से आई थी। तो शाम के कोई 7-7:30 का टाइम होगा, तो कुछ लोगों ने आके मोटरसाइकिल आके घुमाना शुरू कर दिया आसपास। तो बट नेचुरल वो छेड़खानी के इलाज से आए थे। सब लड़कियां देखी उस टाइम, यंग भी थे। और बाकायदा घबराना तो मुझे आता ही नहीं था। मैंने देखा, मैं बड़े भी ये तो राउंड मार रहे भाई आगे। तो एक आया, 2 आए, 3 आए, 4 मोटरसाइकिल आके ऐसे ऐसे घूम रहे, उसमें 2-2 सवार थे। तो मेरे पास उस टाइम मेरी गाड़ी होती थी, फिएट नई निकली थी, मैंने वो ली थी उस टाइम। तो जब मैं गाड़ी में गई और पीछे से किरपान निकाली, मैंने कहा बोले सो निहाल, ऐसे ऐसे घुमाया और वो सारे के सारे ऐसे भागे कि दूर तक कहीं दिख रहे नहीं। मेरी सिस्टर सब हैरान हो गई, ये कौन सा रूप था। मैंने कहा इनको भगाना नहीं था। तो ये लोग सोचे कि लड़कियां अकेली हैं और बीच सुनसान होता था उस टाइम, तो कुछ छेड़खानी करने के किस इरादे से है पता नहीं। पर मेरे में वो डेयरिंग थी कि मैं कृपान रखती थी उस टाइम, जो हमारे सिखों में अलाउ है, सबको अलाउ नहीं होती। जो सरदारनी होती है सिखों में होता है, वो एक हमारी सेफ्टी है, उसको हम ऐसे नहीं। पर वो मैंने डराने के लिए रखी थी कि किसी को भी डराऊं तो डर तो गए उससे। और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह हो के वापस आ गए। क्या बात है, यू आर टू बोल्ड। यस, वेरी ऑडेशियस। दैट वे।
जी। और एक कंट्रोवर्सी ये है कि राम लखन फिल्म के सेट पर अनिल कपूर जी ने जो है गुलशन ग्रोवर को ज़ोर से थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से उनकी आंखों पे काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो गई थी और इन दोनों में जो है बात होनी बंद हो गई थी। इसके बाद कुछ सालों तक इन लोगों ने साथ काम नहीं किया, बोलचाल भी बंद हो गई और फिर बोनी कपूर ने कुछ सालों के बाद इनका सुलह करवाया था। कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? मैं पहली बार सुन रही हूँ आपसे। वो तो बहुत अच्छे से वहाँ पे रहते थे, बैडमैन एंड लखन एंड वो माहौल ही उस टाइम इतना अच्छा। मेरे सामने तो ये घटना नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि उनका अलग से कुछ हुआ तो मैं पहली बार आपसे सुन रही हूँ। मेरे सामने ऐसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि जितना प्यारा एटमॉस्फेयर राम लखन के टाइम होता था ना, मुझे नहीं लगता है कि ये सब हम आर्टिस्टों ने उसके बाद ऐसा एटमॉस्फेयर सब अलग 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 रहते आज भी होता होगा, जो मैं शायद अनजान हूँ इससे, क्योंकि मैं अभी थोड़ी दूर हूँ इंडस्ट्री से। तो बट मुझे ये फीलिंग्स है कि नहीं, इंडस्ट्री फुल ऑफ लव, प्यार मोहब्बत जिसका नाम है इंडस्ट्री। जो आर्टिस्ट होता है ना वो ये सब चीज़ें कर ही नहीं सकता है, लड़ाई झगड़ा। जो रियल आर्टिस्ट होते हैं वो नहीं झगड़ते हैं, प्यार ही देते हैं। आर्टिस्ट का एक दूसरा ही रूप है प्यार। वो इन सब चीज़ों से जाएगा तो अपनी सब खूबसूरती खो देगा जी। तो मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और मुझे लगता है कि जैसे आपको मेरी गलतफहमी थी ना अभी तक, बिल्कुल वैसे ही वो शायद कोई गलतफहमी होगी। और ये आखिरी कंट्रोवर्सी ये है, 2-3 जगह पे पोर्टल्स पर ये भी लिखा गया है कि राम लखन के सेट पर डिम्पल कपाड़िया जी और माधुरी जी, इन दोनों का अपना ही ग्रुप बना हुआ था और कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन फील कराती थी। नहीं, रूम्स होते थे सबके, मिलना हमारा हर मतलब कि सेट पे जैसे सीन्स हैं तो साथ में, क्योंकि सुभाष जी उस टाइम हर शेड्यूल के बाद पार्टी रखते थे। अच्छा। 5 दिन का शेड्यूल है तो उसके बाद पार्टी, मीडिया सब आते थे। हाँ। ऊटी में है, शूटिंग खत्म कंप्लीट हुई तो मीडिया सब पार्टी, लास्ट डे में पार्टी होती थी। तो हम मिलते ही थे। पर बिकॉज हीरोइंस थी तो हीरोइंस का गेटअप, उसका रेडी होना सब ताम झाम बहुत होता था, तो इसलिए वो बोलते थे कि इनको अलग अलग रूम दिए जाए ताकि ये प्रॉपर रेडी होके सेट पे आए। अच्छा। अगर दोनों को एक साथ दे देंगे तो हो सकता है कि मेरा उसका मैसअप हो जाए और हम शायद काम से कहीं उलझ जाएं। अच्छा, ये बात थी। और जो मेन होता है, हम कैमरे के सामने आए तो एकदम ऐसे आए कि कुछ लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वो सेपरेट रखते थे कि जब भी सेट पे ये लोग आए तो एकदम फुल ऑफ अपना दें। अच्छा। कहीं से भी थोड़ी सी चीज़ नहीं लेके आए, रूम से लेके आ जाए, या मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, मेरी ये चीज़ ख़राब हो गई, मेरा ये मेकअप ख़राब हो गया, नहीं, फुल आप अपने उससे तैयार होइए फिर सेट पे आइए। इस वजह से दिया जाता था। अच्छा, मतलब आपस में कोई आपकी अनबन नहीं? बिल्कुल नहीं। डिम्पल जी तो मेरा बैठ के मेकअप देखती थी कि सोनिका को पेंटिंग हो रही है, जैकी जी, अनिल जी बैठ के सब देखते थे। पंडरी दादा होते थे हमारे जो अच्छे मेकअप मैन, वो मेरा मेकअप करते थे तो सब बोलते थे इसको पेंटिंग हो रही है। दे यूज्ड टू वॉच मी एंड सब मुझे बहुत प्यार देते थे। तो आप खुश थी सभी के व्यवहार से? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। आप टच में हैं इन सभी के साथ? फिलहाल तो नहीं हूँ, पर कभी ऐसे काफ़ी टाइम हुआ अनिल जी से मिली थी सेट पे, तो वैसे ही प्यार है जैसे हम कितने साल पहले मिले थे। हाँ। अभी जैकी जी से सतीश कौशिक जी के यहाँ पे मिली थी। जी, सतीश कौशिक जी तो बहुत ही प्यारे इंसान थे। आपने कहा कि थिएटर आप उनके साथ करती थी। यस, थिएटर कैसा था उनके साथ? एकजुट हम लोगों का ग्रुप था। हाँ। बाजी, नादिरा बब्बर जी, उनके साथ हम सब कनेक्टेड थे और उनके साथ मैंने थिएटर किया है। मुझे मूवीज़ में काम करने का मौका नहीं मिला, बट वो थिएटर की बहुत अच्छी और प्यारी यादें थी जिससे आंखें भर आईं उनके जाने के बाद। बहुत दुखद थी। अनिल एंड सतीश कौशिक जी एंड अनुपम खेर वॉज वेरी गुड फ्रेंड्स। उनका ज़्यादा मिलना होता था। तो एक दुख हुआ कि एक और हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ दुनिया से गए। तो जैकी जी को भी अभी मिली थी तो उन्होंने सोनिका नहीं बोला, विविया बोला। तो मैंने कहा राम जी कैसे हैं आप? ये आज भी मीन्स वही नाम से हमने एक दूसरे को देखा, तो वो एक मतलब कि वो यादें नहीं होती तो कैसे रिएक्शन होता। तो हमारा गेट पे ही हम मिले। हमने कभी दुखद समाचार सतीश जी का। हाँ, विविया ही बोलते हैं। सो नाइस। तो एक ये
लॉस है जो हम सबको एक ना एक दिन जाना है, कोई आगे चला जाता है, दुखद होता है बहुत। लेकिन हम जब जीवित हैं तब हम मिलते नहीं, जब खो देते हैं तो तब एहसास होता है। ये एक नेचर है, जाना हर किसी को है, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे। कोई थोड़ा पहले चला गया तो उसका दुख मेरे भी जाने के बाद शायद आप सब लोग आँख में पानी लेके आओगे। तो एक प्यार है जो पानी आता है आँख में, वो प्यार ही होता है सबके लिए। और मुझे एक ये दुखन लगा था उनका। सोनिका जी, जैसे आप बता रही थी कि आपका बैकग्राउंड थिएटर का रहा है, आपने सतीश कौशिक जी, अनुपम खेर, इन सभी के साथ थिएटर किया है, साथ ही आपने सोनू निगम जी का भी नाम लिया है, तो उनके साथ आप किस तरह से कनेक्टेड? हाँ, सोनू से मेरा एकदम बहुत ही छोटा बचपना, एकदम हम दिल्ली में थे, मतलब बहुत ही छोटे थे। सोनू इतना था, मैं इतनी थी, बस ये साइज में हमने शोज़ काफ़ी किए हैं। सोनू यूज्ड टू सिंग दैट सॉन्ग, मम्मी को भी पापा से बचाना चाहिए, एंड आई यूज्ड टू डू प्ले अ नागिन्स ऑन द स्टेज। तो उनके मम्मी पापा भी सिंगर थे। तो हम लोगों का एक ग्रुप था। तो मैंने उनके साथ बचपन में बहुत हमने शोज़ किए हैं दिल्ली में। बॉम्बे में ही केम ऑल्सो एंड मैं भी आई। उसके बाद हमने एक हमारा रास्ता ज़रूर अलग हो गया। उसके बाद सोनू से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। बचपन में ज़रूर साथ में बहुत काम किया है, उसके बाद मिलना कभी हुआ नहीं है। अच्छा। बट एक गुड फीलिंग्स ज़रूर शायद उन्होंने मुझे पास की होंगी और मैं उनको पास कर रही हूँ। सो आखिरी बार आपकी सोनू निगम जी से मुलाकात कब हुई थी? ये बहुत ही एक ना दिल दुखने वाली बात है कि हम मिले नहीं कभी। सोनू से और मेरा बचपना ज़रूर साथ में जुड़ा था। उसके बाद फिर आज तक कभी नहीं, लेकिन मैं जब भी मिलूँगी मुझे लगता है कि गले लगा लूँगी और बहुत सारा प्यार मैं दूँगी, मुझे लगता है बहुत सारा प्यार वो मुझे देंगे। क्या लगता है ये गैप क्यों आया? कभी आपने खुद से कोशिश नहीं की उनसे बात करने की? आजकल ऐसा कभी पता नहीं क्यों चांस ही नहीं लगा कि कभी पार्टी में भी मिलना ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मिलेंगे ना तो एक बचपना याद आ जाएगा वापस। तो इस चैनल के जरिए आप सोनू जी को बताइए कि आप मिस करती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं। डेफिनेटली बचपना सबसे प्यारा होता है और बचपन में जो दोस्त होता है ना उसकी ऐसे नहीं है, याद आती है, हमेशा बचपना याद आता है। तो बचपन मेरा जो है वो सोनू के साथ है और मैं हमेशा याद करती हूँ कि नहीं हमने साथ में बचपन में काम किया था। उसके बाद एक परमात्मा ने नहीं, लेकिन आगे पूरी उम्मीद है कि सोनू और मैं जब मिलेंगे एकदम बहुत प्यार से मिलेंगे। एंड आई लव यू सोनू। सोनिका मैम, राज किरण जी जो हैं बड़े मंझे हुए कलाकार थे, काफ़ी फिल्में उन्होंने की है, काफ़ी हैंडसम थे, आपके को स्टार रह चुके हैं। घर हो तो ऐसा फिल्म में, जो कि बड़ी फिल्म थी, उसके बाद से 25 साल से लापता है वो। उनके फैंस उन्हें ढूंढ रहे हैं और उनकी कोई खोज खबर है नहीं। क्या आप जानती हैं वो कहाँ है? कोई जानकारी आप तक है? ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही ज़्यादा दुखद है। मैंने उनके साथ काम किया है, घर हो तो ऐसा, बहुत स्वीट पर्सन और उनकी छवि जो एक इंडस्ट्री में थी बहुत ही प्यारी छवि रही है। और अचानक से गुम हो जाना और पता ही नहीं चलना, ये तो सुन के एकदम दिल हिलता है कि ऐसा क्यों, यानी बहुत ही दुखद है। पर मुझे नहीं पता कि बीच में न्यूज़ सुनने में आई थी कि शायद मिल गए हैं या अमेरिका में है या कहाँ पे है, ऐसा सुनने में आया था। पर बाद में फिर कुछ न्यूज़ नहीं आई। ये सच में मेरा अगर बस चले तो मैं उनको ढूंढने जाऊँ, कि मेरे बस में हो तो मैं उनको ढूंढने जाऊँ, क्योंकि इतने प्यारे थे और आर्टिस्ट प्लस नेचर बहुत ही प्यारी थी। बहुत ही दुखद है और मैं प्रे करूँगी कि वो मिल जाएं, उनकी फैमिली को मिल जाएं, क्योंकि फैमिली कितनी दुखी होगी मैं इमेजिन कर सकती हूँ। मेरे वाहिगुरु से प्रार्थना है कि वो उनको मिल जाए। कोई आखिरी ऐसी मेमोरी आपको याद है, कुछ विविड मेमोरी उनके साथ आखिरी मुलाकात की? नहीं, बस जब शूट कर रहे थे तो बड़ा मुझे झिझक सी फील हो रही थी, क्योंकि मैं उनको पैर रख रही हूँ और उनको बोल रही हूँ जूते उतारो, ऐसा सीन था पिक्चर में। तो उनमें तो मुझे बड़ी झिझक फील हो रही थी कि मैं इतने अच्छे एक्टर और उन पैर रख रही हूँ। वो बोलते कंफर्टेबल, इट्स अ वर्क,
सोनी का काम कर रहे हैं हम लोग, बेंदास होके करो, तुम रखो पैर इधर मेरे ऊपर। तो इतने प्यारे थे कि मतलब कंफर्टेबल कर दिया मुझे, जो मैं थोड़ी एज में भी बड़े हैं और रिस्पेक्ट कर रही थी, तो इतने प्यारे थे। बड़ी एक शूटिंग के दौरान बहुत ही अच्छी फीलिंग्स थी उनके लिए और बड़े प्यार से मिलते थे एकदम। बट आई कैन ओनली प्रे, और बहुत दुख होता है कि मेरी प्रे है कि वो फैमिली को मिल जाए। जी बिल्कुल। आजकल बज़ बहुत ज़्यादा है कि राम लखन फिल्म का रीमेक बनने वाला है। जी बिल्कुल। कौन बना रहे हैं? मुझे ज़रा नंबर दीजिए उनका, मैं भी कांटेक्ट करूं उनसे। जी, बट ये खबर है, काफ़ी जगह ऑनलाइन पोर्टल्स पे ये बात फैली हुई है कि राम लखन का पार्ट 2 रीमेक आने वाला है बेसिकली। ओके। सो अगर ऐसा है तो विविया का कैरेक्टर आपको क्या लगता है कौन सी एक्ट्रेस निभा पाएंगी आज के ज़माने की? मैं तो उसमें राखी जी का रोल करना चाहूँगी। राखी जी ने किया ना, मेरे दो अनमोल रखन, एक है राम और एक है लखन। और विविया का कैरेक्टर कौन करेगा? विविया का कैरेक्टर तो डेफिनेटली आजकल तो बहुत खूबसूरत हीरोइंस हैं इंडस्ट्री में। कोई एक जो आपको लगता है आपके किरदार को बिल्कुल जस्टिफाई करेगी? वो मैंने अभी सोचा नहीं है उतना। मुझे पहली बार पता चला कि रीमेक बन रहा है, मुझे शायद उसका पता नहीं चला। उसके राइट्स वो ले रहे हैं, ऐसी बात अभी शुरू है। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे आपसे पहली बार पता चला है कि कोई रीमेक्स बना रहा है। बट जो भी बना रहे हैं, मुझे राखी जी के लिए आई एम इंटरेस्टेड। मैं वो मम्मा का रोल करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं उस टाइम भी गाती थी, पार्टी थी वहाँ पे ऊटी में, तो सब ने गाना गाया बैठ के। अनिल जी ने गाना गाया, रोज रोज टेलीफोन किया ना करो, सुनीता ने उठाया तो क्या होगा, ये अनिल जी ने गाया था। राखी जी ने बंगाली गाया था। जब मेरी बारी आई तो मुझे गाने के लिए बोला गया, तो मैं सोच में पड़ गई मुझे क्या गाना गाना है। तो मैंने बोला, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। तो सब हंसने लग गए कि मैं छोटी थी और मैं मम्मा बन गई। तो एक बहुत प्यारा मोमेंट्स था, पर मुझे नहीं पता है कि जी वो मैंने अभी तक ऐसा सोचा नहीं। बट ऑल आर ब्यूटीफुल हीरोइंस टुडे। तो हमारे टाइम तो भगवान थोड़ा कम खूबसूरती बनाता था, आजकल तो भर भर के बना रहे हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल हीरोइंस हैं जी, जो भी इसमें जो जिनको। हाँ, बट मैं फिर भी जानना चाहती थी कि आपके हिसाब से कौन है वो आज की जनरेशन की वो एक्ट्रेस? सभी अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मुझे हर वुमन अच्छी लगती है। मुझे हर वुमन से एक बहुत वो एक होता है, बिकॉज आई एम ए पर्सन, आई एम माई सेल्फ इज़ अ वुमन। तो एवरी वुमन इज़ अ ब्यूटीफुल, एवरी गर्ल इज़ अ ब्यूटीफुल, एवरीबॉडी इज यूनिक इन देयर सेल्फ। जो उसमें जिनको वो काबिल समझेंगे वो उनको ब्रेक मिल जाएगा। अच्छा, आप जब अभी टीवी देखती हैं या राम लखन फिल्म जब भी आप देखती हैं, 32 साल पहले की विविया को जब आप खुद देखती हैं तो क्या महसूस करती है? गूज़बम्स आते हैं? क्या दिमाग में चलता है? मुझे लगता है ये मैं ही हूँ, मैं तो भूल जाती हूँ कि ये मैं थी। मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये मैंने किया। नॉस्टैल्जिया होता है, एक आंसू आती है आपकी आंखों से, खुशी का? नहीं, आंसू नहीं आता, एक प्राउड फील होता है। दैट्स मी। एक प्राउड फीलिंग्स आती है कि ये मैं थी। और बाप रे, मैंने उस टाइम मतलब कि कहर ढा दिया था। हाँ, कि लोग पागल हो गए थे एकदम कि विविया होने लगी थी। तो मुझे सारा जब वो देखती हूँ ना, तो सारी रील एकदम घूम जाती है उस टाइप की, कि ये वो ज़माना याद आ जाता है कि व्हाट अ टाइम द गॉड हैज़ गिवन मी, द ब्लेस्ड मी, एंड थैंक्स टू हिम। मैं ऑलवेज ऐसे थैंक्स करती हूँ। सो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपकी है? कमबैक कर रही हैं आप? जी हाँ, अभी जैसे कि कमबैक सही से तो है। मैंने अभी एक अपना जयप्रकाश जी की वो मूवी साइन की है, लव करूँ या शादी, वो अभी की है। उसमें हमारे सब है। मेरी बहुत पुरानी दोस्त है फरीन, आप जानते होंगे सब, फरीन प्रभाकर, वो भी आ रही है वापस। वो भी है इस पिक्चर में, वो भी इस पिक्चर में है। वो मेरी उतने ही साल पुरानी दोस्त हैं, क्योंकि ये हमारा बीच में ऐसा ही रहा है। मैं उनके फार्म हाउस वहाँ पे जो है नैनीताल के पास, भीमताल, वहाँ भी जा चुकी हूँ। वो जब बॉम्बे में आती है तो मेरी एक दोस्ती होती, मैं उसको घुमाती हूँ। जब मैं दिल्ली में जाती हूँ तो वो मुझे घुमाती हैं। हमारी एक बहुत अच्छी दोस्ती रही है, वो भी है इस फिल्म में। तो हम साथ में वापस आ रहे, तो आगे देखिए
और कुछ इच्छाएं बहुत सारी आ रही कि मैं अभी फिर से कहर ढाना है, कहर ढा दूँ, और मेरी इच्छा है कि मैं सबके साथ काम करूँ। बिल्कुल। तो सोनिका जी, जैसे कि आपने बताया कि अब आप कमबैक के लिए तैयार हैं, तहलका मचाने के लिए तैयार हैं, कौन है वो बॉलीवुड का कोई स्टार या कोई ऐसा आपका दोस्त जो आपके जहन में आ रहा है कि ये बंदा मेरी हेल्प कर देगा? जी हाँ, है जो सारी दुनिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरी मेरा कायनात जानती है कि एक ऐसे पर्सन है जो बड़े दिल के दयालु हैं और सब लोगों की मदद करते हैं। मेरी विश है या मेरी प्रार्थना है कि वो मुझे देख लें और मैं भी उन तक कहीं पहुंच जाऊं। मैंने 1-2 बार बीच में कोशिश भी की थी, मैं फिल्म सिटी भी गई थी, पर मेरा उनसे मिलना नहीं हो पाया। सलमान खान जी, सलमान, मैं उनको तब से जानती हूँ जब वो साजन की शूटिंग कर रहे थे ऊटी में, और मैं जीना मरना तेरे संग और पहलाज नलानी की फिल्म कर रही थी। वो साजन की थी, संजय और सलमान दोनों कर रहे थे। बहुत प्यारे से, क्यूट से, छोटे से, एकदम बेबी की तरह थे। तो बड़ी हमारी एक चुलबुली यादें हैं ऊटी में। 1 महीना हम लोग थे साथ में। मैं उनके साथ फ़्लाइट में भी वापस आई थी बॉम्बे, और उन्होंने आके मुझे रिकमेंड भी किया था एक मूवी में, वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाई थी। वो तब से ही बड़े प्यारे हैं, उनका दिल इतना खूबसूरत है कि वो हर किसी की मदद करते हैं। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री से बाहर भी मैंने कई लोगों को सुना है कि उन्होंने सबकी मदद की है। तो मेरी ये बॉलीवुड ठिकाना से मेरी, अगर वो इंटरव्यू देख रहे हैं या सलमान जी मुझे आपसे मिलना है और मैं सलमान आपसे मिलना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेरी वापसी में मेरी शायद मदद करें। एंड आई रियली इज द स्वीटेस्ट एंड लविंग पर्सन। क्या बात है, उनसे ही मिलना चाहती हूँ। इसी नोट पे उनकी फिल्म अभी आई है, किसी का भाई किसी की जान, तो क्या कहेंगे सलमान भाई के लिए? मैं जान बनाना चाहूँगी क्योंकि मैं उनके बचपन से, वो बचपना ही था उनका जब उनकी वो छोटे ही थे उस टाइम जब हम एक दूसरे को जो मिले थे। उसके बाद कभी मिलना नहीं हो पा रहा है, तो मेरे लिए तो जान, तो मुझे लगता है मुझे पहचान लेंगे वो। क्या बात है, बिल्कुल पहचानेंगे। काफ़ी लंबे टाइम के बाद तो उनसे मिलना चाहूँगी। आपकी ख्वाहिश बिल्कुल पूरी हो, और यही उम्मीद करते हैं कि हम फिर से मिलें, फिर से इंटरव्यू सेशन करें। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ ये वक्त गुजारा और इतना ब्यूटीफुल इंटरव्यू दिया है। आपके इस इंटरव्यू से पूरा गूगल का नक्शा बदलने वाला है। ओह, सारे आर्टिकल्स अब उतर जाएंगे, और आपने जो आज कहा है, अपने दिल की बात जो आपने कही है, ओनली ऑन बॉलीवुड ठिकाना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद सोनिका गिल, आई थिंक इट्स अ बिग डील, इट्स रियली अ बिग डील। एंड अब नई पहचान सोनिका गिल को मिलेगा इस इंटरव्यू के बाद। Thank you so much, ma'am. It was lovely having you. Pleasure to have you on this show. Well, so that's a wrap on this interview. हमारे साथ थी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही talented, charismatic and so gorgeous वीविया, यानी कि सोनिका गिल। Well, रखें आप सब अपना ख्याल और रखें अपनों का भी ख्याल, और हमें बताएं कि आपको इस इंटरव्यू में कितना मज़ा आया देखते वक्त। ऑल्सो कमेंट के जरिए बताएं कि अगले ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जिनका इंटरव्यू आप देखना पसंद करेंगे। टिल देन, दिस वाज नंदिनी रॉय ऑन दिस शो, ऑटोबायोग्राफी ओनली ऑन बॉलीवुड ठिकाना। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।